बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का ही टॉपिक है। मैंने यहाँ पे उसको सेट करके लगा दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में, और इसके अंदर मैं हेडिंग्स वगैरह भी बना दी हैं ताकि आप लोगों को हेडिंग बनाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो स्टूडेंट, चलें हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, इसलिए बच्चों आप लोगों ने इसको गौर से समझना है और इसको ध्यान से के साथ तैयार करना है ताकि जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर ये है कि आपको ये याद हो। तो इसके अंदर साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है और कैसे लिखनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें और आप बल्कि पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चले हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नेम है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब ये है कि असल में टॉपिक हमें ये कह रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं जब उनको हम हीट करते हैं तो उनकी जो एक्सपेंशन कैसे होती है, यानी मटेरियल किस तरह बिहेव करता है। अब ये पहला जो 3-4 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर जो है सॉलिड की सिर्फ ये एक बिहेवियर शो करवाया गया है कि जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो किस तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो हम इन लाइंस को पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जो है जो उसकी तफसीलात है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो चलें। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, दे एक्सपैंड एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। मतलब ये कह रहा है कि जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं वो एक्सपैंड होते हैं और ये एक्सपेंशन उस वक्त तक जारी रहती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो वो ये बता रहा है कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वो क्या होता है कि सॉलिड का वॉल्यूम भी बढ़ता है और साथ साथ उस सॉलिड की लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। इफ़ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंज अपॉन हीटिंग देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब ये आप मार्क कर लें डेफिनेशन कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें तो उसकी लेंथ में चेंज आए तो इसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक के अंदर लिख देनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं। अच्छा, एक बात नोट रखिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो टॉपिक्स होते हैं जो आप मतलब हम क्या थ्योरी लिखें और क्या ना लिखें। बच्चों को थ्योरी याद करने में बड़ा मसला पेश आता है। बच्चों याद रखें, ये जो 3-4 लाइनें ऊपर आपने पढ़ी हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से सॉलिड जो एक्सपैंड होते हैं, ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आप स्टोरी को पढ़ लें, आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, लेकिन कोशिश ये किया करें कि बुक के और अपने वर्डिंग जो है वो मिली जुली लिखें, क्योंकि आप अपनी ही वर्डिंग लिखेंगे तो आप बुक की लैंग्वेज से दूर हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि ये फिर वो आप उस ट्रैक के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे जो करनी चाहिए। तो इस वजह से आप कुछ बुक के वर्ड्स लिखें, कुछ अपने लिखें, ताकि जो है कि जो टॉपिक का असल मतलब है वो पूरा हो सके। तो चलो बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या है। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है मैंने ऊपर डेफिनेशन आप लोगों को करवा दी है। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ तफसील के साथ समझते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे। अब याद रखें कि ये हम सिचुएशन को ले रहे हैं कि एक मेटेलिक रॉड है हमारे पास, तो ये उसकी डायग्राम है। अब हम बिल्कुल उसी के मतलब जो है ना वो 2-3 लाइनें लिखेंगे ताकि जो है कि हम उसका जो है कि उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अ मेटल रॉड इन फिगर 10.2। अब ये जो फिगर है ये 10.2 है
आप जब पेपर के अंदर लिखेंगे तो आपको 10.2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ फिगर लिखेंगे। आप लिखेंगे कंसीडर अ मेटल रॉड इन फिगर या एज शॉन इन फिगर विद एन इनिशियल लेंथ। अब एल नॉट जो आपको नज़र आ रहा है, इसको इनिशियल लेंथ कहते हैं, यानी जो शुरू में हीट करने से पहले जो उसकी लेंथ थी, ये यहाँ पे शो हो रही है, तो वो लेंथ या एल नॉट या एल ओ से मुराद ओरिजिनल, और जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था, टी नॉट, यानी शुरू वाला टेम्परेचर हीट करने से पहले वो टी नॉट था। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी, अब हमने इसको हीट किया है टेम्परेचर टी पे, इट्स न्यू लेंथ बिकम एल। तो क्या हुआ कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, जिस वजह से हम इसकी जो न्यू लेंथ है, हम देख सकते हैं नीचे कि इसकी जो न्यू लेंथ है वो क्या बन गई, एल। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली जो इसकी लेंथ थी वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है। अब जब हमने इसको हीट कर दिया तो इसकी लेंथ जो है वो पहले से चेंज हो चुकी है, पहले से बढ़ चुकी है। अब उसमें इजाफ़ा कितना हुआ है, यानी चेंज कितना आया है, वो इतना इजाफ़ा हुआ है, और उसको बेटे हम शो करेंगे डेल्टा एल के साथ। अब हम जो चेंज इन लेंथ है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखें कि अगर हम यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास चेंज जो होता है, पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि चेंज जो होता है ना, चाहे वेलोसिटी में हो चाहे किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो, उसका मतलब होता है फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारी लेंथ क्या है, एल है, और इनिशियल क्या थी, एल नॉट। तो इसका मतलब ये डेल्टा एल की इक्वल होगा, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, ठीक है। इसी तरीके से जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया था वो भी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा टी था, इनिशियल हमारा टी नॉट था, तो ये भी टी डेल्टा टी की इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया गया है कि चेंज इन लेंथ, अब इसको मार्क करते रहते हैं, चेंज इन लेंथ यानी जो इस सॉलिड के अंदर चेंज आ रहा है, जिसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया गया है सॉलिड्स के अंदर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ के हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। डेल्टा एल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, उसकी इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी ज़्यादा वो लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसमें जो है वो चेंज इन लेंथ आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर लेंथ में चेंज आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेल्टा एल है वो जो है कि वो टेम्परेचर चेंज के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट इक्वेशन बना देते हैं। जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे जब, तो एक इक्वेशन के अंदर लिखेंगे तो वो फिर इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जब हम ये वाला जो दरमियान में प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा हुआ है, अगर हम इसको हटाएं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। उस कांस्टेंट को हमने अल्फ़ा लगाया है यहाँ पे, ये अल्फ़ा जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो बच्चों ये मेन वो इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह यूज़ होगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लें, ठीक है, और इसको याद रखें क्योंकि ये उधर न्यूमेरिकल में यूज़ होनी है। अब बच्चों अगर हम अच्छा, जो यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, या सिंपल इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली लीनियर एक्सपेंशन के लिए यूज़ होगा। तो ये बच्चों अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसकी लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे ये एल नॉट और डेल्टा टी नज़र आ रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डेल्टा एल को डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से ये इक्वेशन ये रीअरेंज हो जाएगी। अब ये वाला एक्सप्रेशन ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, तो इस वजह से बेटे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अब अगर ये वाली जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, इसको डेल्टा एल की जगह अगर मैं रख दूँ कि जैसा कि आप ऊपर ने अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले सीखा, ये वाली वैल्यू जो डेल्टा एल की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख दूं, तो नीचे वाली इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी, वो कुछ यूँ बन जाएगी, ये हमें जो नज़र आ रही है,
ये डेल्टा एल की जगह पे एल माइनस एल नॉट आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो एल नॉट है इसको राइट शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा रफ वर्क कर देता हूँ कि ये बन जाएगी L इज़ इक्वल टू जो हमारा L नॉट होगा वो लेफ़्ट पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको L नॉट प्लस, हम इसको क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा L नॉट और डेल्टा टी। सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में मसला हो रहा है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए कि L इज़ इक्वल टू L नॉट प्लस इसमें आ जाएगा अल्फ़ा L नॉट और डेल्टा टी और ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या बेटे करते हैं कि हम L नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं। जब L नॉट को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस बाकी ये L नॉट को यहाँ से कॉमन निकालने के बाद ना आप लिख दें अल्फ़ा डेल्टा टी, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो बकाया बचेगा और इसको आप अच्छे तरीके से मार्क कर लें, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या है कि ये उसने मैंने पहले ही बता दिया था कि अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, कोएफ़िशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आप बेटे यहाँ तक इसको मार्क कर लें, आपने ये यहाँ तक लिखना है। नीचे जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है टेबल के मतलब वो हम बाद में देख लेंगे, उसमें से कुछ MCQ पॉइंट बन जाते हैं टेबल में से, तो वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे हम। तो ये आपने वैसे लाइन लिखनी नहीं है, जो टेबल 10.1 शोज दैट दिस, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इसी टॉपिक का जो हिस्सा है वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है इसकी भी साथ डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी हम साथ साथ मार्क कर लेते हैं। तो बेटे इसमें ये है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज। हम ये शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि उसका लेंथ भी बढ़ती है, उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब इसको समझने के लिए वही डायग्राम हम कंसीडर करेंगे और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास वही सॉलिड रॉड है। तो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं कि सपोज़ अ सॉलिड हैज़ एन इनिशियल वॉल्यूम। अब जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम था हीट करने से पहले उसका वॉल्यूम V नॉट है और उसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यानी उस वक्त जो टेम्परेचर था वो T नॉट है, ठीक है। तो व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर T, जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे यानी उसको हीट कर देंगे तो उसका जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा V बन जाएगा। यहाँ पे हम V लिख लेते हैं, ये V हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो पहले की तरह कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा V है और इनिशियल हमारा V नॉट है, तो दोनों का चेंज डेल्टा V की को लिखा जाएगा। तो ये वॉल्यूम चेंज हुआ है। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि उसी तरीके से जो टेम्परेचर में चेंज आया वो भी हम यहाँ पे जो है कि लिख लिया, ये शुरू में मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम यहाँ पे जो वॉल्यूम में जिस तरह हमने ये कहा था कि जो चेंज इन लेंथ होती है यानी इंक्रीज इन लेंथ जो होती है वो हमेशा किसकी इक्वल थी, अपना वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम भी जो होगा वो भी अपने इनिशियल वॉल्यूम के यानी चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो अपने इनिशियल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम कहेंगे कि यही वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर के भी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इन दोनों को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। इनको जॉइंट इक्वेशन बना लेते हैं। तो जॉइंट इक्वेशन जैसे ही बनेगी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। यानी इन दोनों को इकट्ठा कर लिया एक ही इक्वेशन के अंदर। तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर ख़त्म करते हैं तो हमें फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है। बीटा लगा दिया हमने, ये होता है
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इस तरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चेंज डेल्टा वी की जगह हम वी माइनस वी नॉट लगा सकते हैं, इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई। अब उसी तरीके से हम यहाँ से थोड़ा सा रफ वर्क करके हम ये निकाल सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू, ये जो v नॉट है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, बीटा v नॉट डेल्टा टी, ठीक है, ये डेल्टा टी आ जाएगा, सही है। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा कि हम इनमें v नॉट को कॉमन ले लेते हैं। जब v नॉट को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, ये बाकी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और रीड कर लेते हैं जो नीचे थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है। तो हेयर बीटा इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच डिटरमिन्स हाउ मच अ मटेरियल एक्सपैंड विद टेम्परेचर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है जो बीटा, यानी जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स ना, कांस्टेंट जो अल्फ़ा या बीटा है, ये एक्चुअली ये बताता है कि वॉल्यूम में हीट करने से कितना चेंज आया। अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है कि हीट करने की वजह से लेंथ में कितना चेंज आया। तो अब ये याद रखना है कि ये लाइन हमें ये कह रही है कि जो हमारे पास बीटा की वैल्यू डिफरेंट सॉलिड के लिए डिफरेंट होती है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब बच्चों यही है कि हर मटेरियल एक जैसे एक्सपैंड नहीं होता। आयरन को हम हीट करेंगे वो कुछ और जो है उसकी वैल्यू आती है, और अगर हम गोल्ड को करते हैं कुछ और उसकी वैल्यू आएगी, अगर हम जो है कि कॉपर को करते हैं उसकी कुछ और वैल्यू आएगी। तो इस वजह से जो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट सॉलिड्स, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उनकी डिफरेंट एक्सपेंशन होती है, इस वजह से, ठीक है। अगर हम डेल्टा बी की वैल्यू जो निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा बी की बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं इसको रीअरेंज करके, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से बीटा को अलग कर लें, बाकी जो है क्वांटिटीज नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएंगी, तो इस तरीके ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बच्चे अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो इसका आखिरी जो 3 लाइनें लिखी हैं वो ये हमें क्या बताती हैं। इन सॉलिड्स एटम आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न। अब ये हमें पता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यानी वो रेगुलर पैटर्न के ज़रिए जो है ना वो जुड़े होते हैं। अब जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, तो होता क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाती है। वाइब्रेट तो वो पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है जब हम हीट करते हैं उनको तो उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को पुश करना शुरू करते हैं। यानी अपने नेबर्स में जो पार्टिकल होते हैं उनको पुश करना शुरू करते हैं वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। तो क्या होता है कि जब वो एक दूसरे को पुश करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे को जब धक्का लगाएंगे तो पार्टिकल जो हैं वो दूर दूर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, इस तरीके से पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से, यानी वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा होने की वजह से वो मटेरियल को एक्सपैंड करवा देते हैं, ठीक है। यानी उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगी तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे लेंथ भी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो सॉलिड होता है उनके वॉल्यूम और लेंथ में चेंज आता है, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अच्छा, एंड पे ये मैं बच्चों ये बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे थ्योरी याद नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, उनके लिए मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आप बच्चों शुरू में जो आपको पैराग्राफ लिखा गया है, आप जब भी इस बोर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, इंशाल्लाह आएगा, और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और बोर्ड के अंदर यही टेक्निकल क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आपने जो पहला पैराग्राफ है बच्चों ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आपने जो इसका शुरू में इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपने बात लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो है वो आप ये वाली बात जो है ना,
यहाँ पे ये बात ना भी लिखेंगे गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ यहाँ पे ये लिखें एज़ या सिंस लिख दें, ठीक है। फिर ये मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ एक जो है ये बताना है कि अल्फ़ा क्या है, वो सिर्फ ये वाली लाइन, एंड वाली लाइन, ये वाली जो है ये सिर्फ लिख दें, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, जब थर्मल एक्सपेंशन जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो लिखनी है वो भी आप इस तरीके से पहला पैराग्राफ आप लिख लें। ये यहाँ पे आपको 3-4 लाइनें लग रही हैं, लेकिन आप जब अपने पेज पे लिखेंगे तो ये कम हो जाएंगी, ठीक है। ये हार्डली 2 लाइन बनेगी, ठीक है। तो आपने बेटे क्या करना है कि ये पहला पैराग्राफ लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ कि आप कहाँ से कहाँ तक कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, ठीक है। नीचे जो सिमिलरली से है ये वाला आप बेशक ना करें, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ आप यहाँ लिख सकते हैं एस, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करें ये वाली लाइंस। अगर इसको छोड़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको थ्योरी बिल्कुल याद नहीं होती, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो ये चाहते हैं कि हमें कोई टीचर मखसूस करवा दे, मार्क करवा दे कि कहाँ से कहाँ तक तैयार करना है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ये आपकी सारी की सारी ना लिखने की जो है ना वो टेक्निक है कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी क्वेश्चन वाज़े कर रहे हैं, डायग्राम अच्छी सी बना रहे हैं, तो फिर समझ लें कि आपके नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि एग्ज़ामिनर हमेशा जो पेपर अटैम्प्ट करने की खूबसूरती को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप लिखते किस तरह हैं, आपकी डायग्राम कैसे बनी हुई है। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को या तो बनाते नहीं हैं, या बनाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के एंड पे बना देते हैं, या छोटी सी एक साइड पे बना देते हैं। तो ये बिल्कुल भी मेथड रॉन्ग है जो आप अडॉप्ट करेंगे, जो अभी मैंने बताया। आपको ये चाहिए बेटे कि जब भी हम अपना टॉपिक लिखें तो आपने सबसे पहले ये जो पैराग्राफ मैंने बताया आपको, ये पहला पैराग्राफ आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को स्टार्ट करते हैं तो पहली 2 लाइन ये आ जाएंगी। उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है, और ख़ूबसूरत डायग्राम बनानी बड़ी करके, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर आगे मैथमेटिकल फॉर्म हेडिंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन लिखनी है, वो पैराग्राफ लिख देना है। फिर आगे आपने मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डेवलप करनी है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके करके, तो उसके बाद बच्चों मैं ये कह रहा था कि आप लोग ये पैराग्राफ भी स्किप कर सकते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है इसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर सकते हैं तो ज़रूर लिखें, ठीक है। तो इसमें कोई एक आधा पॉइंट आप मेंशन करना चाहें तो ज़रूर मेंशन करें। स्पेशली जो है कि बीटा के रिलेटेड जो बात है ये लाजमी लिखें, ठीक है, इसको ना काटें। उसके बाद ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि एंड वाली जो बात है ना, ये आप लाजमी लिखें, क्योंकि ये रीज़न भी है, रीजनिंग क्वेश्चन है ये, यानी ये आप वैसे भी याद रखें, ठीक है। ये क्योंकि ये एक जर्नल जो है ना वो एक एक्सप्लेनेशन है जो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको काम देगी, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है काम की चीज़ को ना छोड़ें, ताकि आप लोगों का इतना भी ज़्यादा कंसेप्ट वीक ना हो जाए कि कल आप इसको फर्दर पढ़ते हैं तो आप कहें ये चीज़ें तो हमने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है। इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान के साथ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप अपने कमेंट से अपनी कीमती राय भी दे सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रिपेयर करके आपको दूं। अगर कोई इसमें कोई आपको गलती लगे या कोई आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।